नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम जो भारतीय जनता पार्टी ने नानाजी देशमुख लाइब्रेरी के माध्यम से एक श्रृंखला का आधार किया है। इस श्रृंखला में हम श्रृंखला का जो नाम रखा है भारत गौरव श्रृंखला। तो इसमें जितने भी हमारे महान विभूतियां हुई हैं, जितनी भी शख्सियत हुई हैं, जहाँ कोई अन्य विषय है जो समाज के लिए उचित है, उन चीजों को हम जहां से दर्शाते हैं ताकि हमारा युवा पीढ़ी जो मोबाइल तो देखते हैं लेकिन काम की चीजें उनको नजर कम आती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, जहां लाइब्रेरी के माध्यम से उन तक ये चीजें पहुंचे और उनके ऊपर उनकी रुचि बने, ताकि महान शख्सियत जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने देश को बनाने के लिए आज हिंदुस्तान भारत जिसे हम कहते हैं, उस भारत की श्रृंखला में उन लोगों ने कितना काम किया है वो लोगों तक पहुंचे और इसका यही महत्व है। आज हम जिस शख्सियत को लेके आ रहे हैं, वीर सावरकर करके, जिन्होंने अपनी जीवन इस भारत की आजादी के लिए अपना कुर्बान किया। हमने सुना बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि आजादी चरखा कातने से मिली। सूत कातने से भी थोड़ा बहुत काम चला होगा, लेकिन उस चरखे में जो देशभक्तों का चमड़ी का जो धागा था वो भी आज हमें दर्शाता है, जिसकी वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ है। मैं वीर सावरकर के बारे में जानकारी हम लेना चाहते हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर निर्मल सिंह, जो पूर्व में डिप्टी सीएम थे और आज भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर कार्यकर्ता हैं, सीनियर नेता हैं। मैं इनसे कहूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें और यूथ को ये बताएं कि वीर सावरकर कौन थे, कैसा उनका योगदान भारत के लिए था, और ताकि वो प्रेरणा लेके आज जो मोदी जी का एक सपना है भारत विकसित का, उसकी तरफ वो आगे बढ़े, ताकि फजूल का काम छोड़ के इन लोगों को सुने, इनको समझें और देश में अग्रसर हो जाएं। डॉक्टर निर्मल सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण जी। आपने बहुत ही एक सराहनीय कार्य शुरू किया है, क्योंकि अक्सर होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ राजनीति करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक जो शुरुआत की है कि हर पार्टी के में कार्यालय और उसमें कई प्रकार का जो लिटरेचर है, किताबें हैं देशभक्ति और बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर, उनको रखा ही नहीं है। आपने इस प्रकार का जो श्रृंखला शुरू की है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। देखिए, वीर सावरकर, जिनको स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से हम जानते हैं, उनके पिताजी दामोदर सावरकर और उनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। वो नासिक में भांगुर नाम के गांव में उनका जन्म हुआ। और जिस प्रकार से बताया गया कि वीर सावरकर ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए यहाँ के नौजवानों को जो प्रेरित किया है वो सराहनीय है। अगर हम उस समय के ऊपर जो है अगर नजर डालते हैं, उनका जन्म जो हुआ था 1883 में, 1883 में उनका जन्म हुआ। उस समय भारत जो है उसका जो स्वतंत्रता संग्राम था वो अपना एक शेप लेना शुरू हुआ था, उसका उत्थान शुरू हुआ था। हमें मालूम है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। बेशक वो एओ ह्यूम जो ब्रिटिश के जो ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने शुरुआत की और मकसद था सेफ्टी बल्ब के तौर पर उसको यूज किया गया कि यहाँ पर जो लोगों में एक गुस्सा, नाराजगी थी, उसको उसमें से जो जैसे जो है सेफ्टी बल्ब काम करता, प्रेशर कुकर में, उसे इस प्रकार जो है इस तरीके से उसका वो काम करेगा कि लोगों की भावनाओं का जो प्रकटीकरण होगा, इस प्रकार की बात थी। लेकिन बाद में वो भी एक बैनर बना, जिसके बैनर के नीचे लगातार यहाँ पर जो है स्वतंत्रता संग्राम चला। मैं आज की कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, मैं उस कांग्रेस की बात करता हूँ जहाँ पर महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वैसे सरीखे लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, वो लोग थे। तो एक तो इस प्रकार का एक आंदोलन था जो कहते थे कि संवैधानिक तौर पर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस प्रकार से भारत आजाद होगा। दूसरे थे जो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय, वो जो है जो गर्म दल था, उनका काम था नहीं, हमें आंदोलन करने से
जैसे कहा तक आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, उसके पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने भी इस प्रकार की बात की। एक श्रृंखला थी हमारे स्वतंत्रता जो संग्रामी थे, उसमें थे हमारे क्रांतिकारी, जो कि 1857 के बाद खुदीराम बोस और उसके बाद की लगातार वो श्रृंखला चलती है, जिसमें हमारे चाफेकर बंधु, हमारे जो है सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, मदनलाल ढींगरा, इस प्रकार के कई लोग थे जो नौजवान थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, आजादी जो है हमें अगर मिलेगी तो हमें बंदूक उठाने पड़ेगी। इसी श्रृंखला में वीर सावरकर जो है उनका बड़ा अग्रिम यहां पर जो है रोल रहा है। जैसे मैंने कहा कि 1883 उनका जन्म हुआ, उसके बाद लगातार वो जब बचपन में ही उनमें एक बड़ी देशभक्ति की उनमें भावना थी। एक प्रसंग आता है 1897-98 का। उस समय क्या हुआ कि महाराष्ट्र में अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन उसी समय यहाँ के अंग्रेज जो सरकार थी, उन्होंने ये तय किया कि क्वीन विक्टोरिया का जो 60वां साल मनाना था, उस मनाते हुए उन्होंने क्या किया कि बड़ा एक जो है यशन और इस प्रकार का जो नासिक का जो गवर्नर हाउस है वहां पर रखा गया था। उसमें गुस्से में आके तो उसको नाराजगी थी नौजवानों में। चाफेकर बंधु 3 भाई थे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक रैंड जो अफसर थे, ब्रिटिश अफसर, उसको मार दिया गुस्से में आके। तो एक तरफ तो भारतीय जो है हमारे लोग जो है मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, और आप यहाँ गुलशरे उड़ा रहे हो। तब उस समय हमारे वीर सावरकर जी ने, विनायक सावरकर जी ने एक शब्द ली। उस रात वो सो नहीं सके, और जब उनको नींद नहीं आई, उसके बाद जब उनको फांसी, चाफेकर बंधुओं को फांसी दी गई, उस दिन वो रात को सो नहीं सके। रात को उठ के अपना जो पूजा स्थल था उसके सामने गए, मां दुर्गा के सामने उन्होंने जो शब्द ली कि जब तक मैं जो हूं, चाफेकर बंधुओं ने जो काम शुरू किया मैं इसको पूरा करूंगा। और उन्होंने वो शब्द जो ली उसको अंतिम समय तक उन्होंने निभाया। उसके बाद उन्होंने 1901 में अपनी मैट्रिक पास की। फिर वो मैट्रिक करने के बाद जो है फर्गुसन कॉलेज था, उसमें उनकी जो है एडमिशन हो गई। वो समय था 1905-1906 का जो समय था, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, और सारे हमारे जो देशभक्त थे, बाल गंगाधर तिलक, और जिस प्रकार के हमें मालूम है, क्योंकि बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र ये 3 स्थान थे जहां पर जो है इस प्रकार क्रांतिकारी और जो है अपने जो इसके गर्म दल के लोग सक्रिय थे। तो जब वो कॉलेज में थे, वो कविता लिखते थे, वो भाषण देते थे, बड़े ओजस्वी जो है भाषण देते थे। और बाल गंगाधर तिलक जो हमारे पितामह थे इसमें, इस जो है स्वतंत्रता संग्राम में, वो जो है उनसे वो जो प्रेरित थे। अल्टीमेटली वहां पर जो है जब ये जो स्वदेशी का आंदोलन चला, जिस स्वदेशी की आज बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने जिस प्रकार से टैरिफ लगाने की कोशिश की, स्वदेशी आंदोलन 1905, 1904-05 वो जो समय था कि पूरे देश में जो ब्रिटिश जो चीजें थी उनको जो है उसको जलाया जाता, उसकी होली जो है जलाई जाती थी। और बाल गंगाधर तिलक जी के प्रेरणा से उन्होंने अपने कॉलेज में नासिक में इस प्रकार का जो है एक आंदोलन शुरू किया। उसके बाद आप जो है 1906 में उनको, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद उस समय हम देखते हैं कि इंग्लैंड में लंदन जो था एक ऐसा स्थान था जहां भारत से ज्यादा खुला माहौल था, वहां थोड़ी बोलने की आजादी थी। और हमें मालूम है कई बड़े बड़े क्रांतिकारी जो है उस समय लंदन में थे। उस समय ये जो है उन्होंने तय किया, और मुझे लगता है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने वहां पर श्याम जी कृष्ण वर्मा जो एक बड़े क्रांतिकारी थे, उनको उन्होंने पत्र लिखा, उनको कहा
तो ऐसे ये नौजवान है, बड़ा ओजस्वी वक्ता है, देशभक्त है, उसमें जज्बा है, तो उन्होंने एक स्कॉलरशिप जो है इनके लिए जो है स्कॉलरशिप दिया गया। उस स्कॉलरशिप के ऊपर वीर सावरकर दामोदर जो विनायक दामोदर सावरकर जो है दिल्ली जो है पढ़ने के लिए गए। और क्योंकि वहां जो थोड़ा खुला माहौल था, उन्होंने कई प्रकार के संगठन थे। एक जो है वहां उन्होंने सोसाइटी बनाई, फ्री इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। इस प्रकार के उनके जो है लगातार कई प्रकार के उन्होंने लिटरेचर तैयार किया, कविताएं लिखना, सेमिनार करना, डिबेट्स करना। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस प्रकार का उन्होंने ग्रंथ भी लिखा। उन्होंने सिख हिस्ट्री पर लिखा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पंजाब एक बहुत बड़ा क्रांतिकारियों का इस प्रकार की सोच का एक बहुत बड़ा स्थान था। और सिख गुरुओं का सिख इतिहास जो एक प्रेरणा देने वाला इतिहास है, उस इतिहास को उन्होंने पढ़ा। उसके बाद इस पर सेमिनार किए। वहीं पर उनका जो है लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, ऐसे श्याम जी, कृष्ण जी वर्मा, गोकुल चंद नारंग, जिन्होंने मैं हिस्ट्री में पढ़ाता था पंजाब में, तो वहां पर उनकी किताब सिख हिस्ट्री पर थी, उनको भी वो मिले, जैसे लाला लाजपत राय जी को मिले। तो इस प्रकार से वहां जो है, और ऐसा हुआ कि वहां से जो लिटरेचर था, जो क्रांतिकारी लिटरेचर था, उसको उन्होंने जहां महाराष्ट्र में भेजना जो है शुरू कर दिया। और कई प्रकार के नौजवानों में इस प्रकार के एक अभिनव भारत, एक संगठन जो क्रांतिकारी बड़ा विश्व प्रसिद्ध जो संगठन हुआ, जिसने एक इस क्रांतिकारी आंदोलन को जो उसका अग्रिम भूमिका निभाई है, वो क्या करते थे, इस प्रकार के सेमिनार करना, इस प्रकार की घटनाओं को करते हुए वहां से जो ओजस्वी जो है लोग थे, नौजवान थे, क्रांतिकारी विचार रखते थे, उनके वो अभिनव भारत के साथ जोड़ते थे। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से जो सारा हुआ, पहले जो है वहां पर जो है पुणे में ही जो इसका था नासिक का जो कलेक्टर था, उसको मार दिया गया। फिर कश्मीर और लंदन में जिस प्रकार से वहां पर जो ये सारा चल रहा था, तो वहां पर जो था कि जो ऐसे क्रांतिकारी इस प्रकार के जो स्वतंत्रता संग्राम के लोग जो थे, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनको जो है एक कर्जन वैली नाम का एक व्यक्ति था, वहां का नरेश था, उसको जो है उसको शूट कर दिया गया। वहां पर उसको शूट करने में उन्होंने मदन लाल ढींगरा उनको प्रेरित किया। मदन लाल ढींगरा थे, नौजवान थे, वहां भी पढ़ने के लिए गए थे। वहां दो प्रकार के लोग थे, एक वो लोग थे अच्छे संपन्न घरों के से थे, जो वहां पर जो है पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन मदन लाल ढींगरा के बारे में इसी प्रकार का जो है वो शहीद हुए हैं। उनका जो एक ऐसा वो था, एक था वो भी इसी प्रकार के, लेकिन जिस प्रकार से उनको प्रेरित किया वीर सावरकर जी ने, और अल्टीमेटली कर्जन वैली की जो हत्या जो है मदन लाल ढींगरा जी ने की, और मदन लाल ढींगरा को भी उसी जुल्म में फांसी हुई, वो शहीद हो गए। वहां पर भारतीयों का एक बड़ा समूह था जो कि प्रो गवर्नमेंट था, प्रो ब्रिटिश था। उन्होंने एक सभा बुलाई, और सभा बुलाने के बाद उन्होंने मदन लाल ढींगरा का उन्होंने जो एक बड़ा कारनामा किया था, उसको कंडेम करने की जो है योजना बनाई। लेकिन जब सारे लोग बैठे हुए तो जो है वीर सावरकर भी वहां बैठे थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं। इतने खुले तौर पर उन्होंने विरोध किया, और उसके अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली वो जो है वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका। तो इस प्रकार की उसी समय हम देखते हैं कि पुणे में और नासिक में और मुंबई में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी। यहाँ लिटरेचर, फिर यहाँ पर उसके बाद यहाँ छापा पड़ना शुरू हो गया, वो लिटरेचर पकड़ा गया। जैसे जो है इसका जैक्सन जो था नासिक का जो कलेक्टर, उसको मार दिया गया, और अल्टीमेटली जो है उसको जो यहाँ पर इसका सारा सूत्रधार जो था वो माना गया कि वीर सावरकर है। ऐसा कोई जो है वृतांत नहीं मिलता कि वीर सावरकर ने खुद बंदूक लेके इस किसी को मारा हो, लेकिन नौजवानों को प्रेरित करना, उन्होंने अपने जम्मे का ये काम लिया था, और अल्टीमेटली उनको पकड़ा गया, इंग्लैंड में पकड़ा गया। जब वहां
जो है छापे पड़ने शुरू हो गए, तो वो चुपके से दोस्तों के कहने पर वो पेरिस चले गए। लेकिन जहां पर भारतीयों पर जब अत्याचार इंग्लैंड में शुरू हो गए, अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे वापस जाना चाहिए। जब 1910 में जो वापस वो आए, वहां पर जो है विक्टोरिया रेलवे स्टेशन पर थे, उनको पकड़ा गया। ये 1910 की बात है और 1909-10 की बात है। 1910 को फिर अल्टीमेटली उनको जो, क्योंकि बैरिस्टर बन चुके थे, उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो उनको भारत भेजा गया। भारत भेजते समय एक मौर्य नाम का जहाज था, समुद्री जहाज था, जिसको उनको लेके जाया जा रहा था। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और कम से कम 10 जो सिपाही थे, तो सुबह सुबह उन्होंने देखा कि जो है उनको लेके जा रहे थे, तो फ्रांस के पास उनका जो जहाज में कुछ तकनीकी खराबी होगी, तो जहाज को फ्रांस के तट पर ले जाया गया उसको ठीक करने के लिए। तो ये सुबह सुबह जो है शौचालय में गए। शौचालय में समय पाके जिस प्रकार से उन्होंने वहां से जो है पीछे से छलांग लगा दी, पीछे से उन्होंने थोड़ा सा उनको मिला तो वहां से छलांग लगा दी, और उसके बाद जो है वो समुद्र में तैरते हुए उनकी ये कोशिश थी कि मैं फ्रांस में आके अगर फ्रांस की जो हदूद है उसमें जो है मैं चला जाऊंगा, तो उसके बाद फिर ब्रिटिश कानून जो है इस पर लागू नहीं होगा। लेकिन जब पता लग गया उनको, उन्होंने जो अंग्रेज ऑफिसर्स थे उन्होंने देख लिया, इनके पीछे भागे। फ्रांसीसी पुलिस ने उनको पकड़ लिया गया। उनको कई प्रलोभन और लालच दे के ब्रिटिशर्स ने फिर उनको पकड़ के दोबारा से उस जहाज में बिठाया और 1911 को उनको जो है भारत लाया गया और अंडमान की जेल में भेज दिया गया। उन पर जो केस चला, देखो कितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। 2 आजीवन कारागार, 50 साल की उनके ऊपर सजा हुई, क्योंकि उनके हाथ से कोई मारा नहीं गया था, इसलिए उनको जो है फांसी की सजा नहीं हुई और उनको जो है अंडमान भेजा गया। और अंडमान में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर जिस प्रकार के वहां पर था माहौल था अंडमान में, वहां पर जो है कई प्रकार के कैदी थे, उसमें मुस्लिम्स थे, उसमें हिंदू भी थे। वहां जो है हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि पठान जो थे वो जितने भी उनके जो है वो थे लंबड़दार थे। जैसे हम भी सेंट्रल जेल में रहे तो वहां लंबड़दार होता था, तो जो थोड़ा धाकड़ होता था उनको तो पठान थे वो। तो वहां पर क्या होता था, क्या खेल चलता था कि हिंदू जो कैदी थे वो दबे रहते थे और अल्टीमेटली क्या होता था कि पठान और बाकी लोग, पठान क्या करते थे या मुस्लिम वहां जो कैदी क्या करते थे, इनको प्रताड़ित करते थे और खाना जो है खाना उनको छू देना। तो हमारे लोग छुआछूत में विश्वास करते थे, तो वो खाते नहीं थे, वो उनको छोड़ देना तो उन्होंने डबल खाना। और जेल में कितनी रोटी मिलती है वो हमें भी पता है, जो जेल गया उनको मालूम है। तो फिर वीर सावरकर ने उनको समझाया नहीं, तो है आप ओम नमो शिवाय बोलो और इसको टच करो, ये सारा ठीक हो जाएगा। फिर उनका क्या हिंदुत्व के बारे में उनको समझाया। इतना महान जो है हमारा जो पूजा पद्धति है, वहां उनकी कन्वर्जन होती थी। वो लोग प्रेशर डाल के उनको जो है मुस्लिम बनाते थे, उसको रोक लगाई उन्होंने, उसको लोगों को प्रेरित किया। फिर अंडमान में उन्होंने एक काम किया कि वहां पे लोगों को, ऐसा भी हम पिक्चर देखते हैं, जो कई तस्वीर आती है कि जो कोहलू में वीर सावरकर को जोता गया और उनको तेल निकाल रहे हैं, इस प्रकार की यात्राएं मिलती थी। उनके भाई बाबा जो है सावरकर भी वहीं जेल में, उनको भी आजीवन का कारावास था। वो बीनों आपस में मिलते नहीं थे और कैदियों को उन्होंने ऐसा प्रेरित किया कि अल्टीमेटली कैदी भी जो है उनमें भी देशभक्ति, हिंदुत्व के बारे में जो है उन्होंने जो है काफी जो है उन्हें प्रेरित किया गया, करते रहे। अल्टीमेटली 1921 को कि बहुत बीमार हो गए, उनके भाई और उनके बहुत बीमार हो गए। फिर उनको जो है यहाँ पर जो है अलीपुर जेल है बंगाल ले जाया गया और फिर जो है 1922 को ही उनको रत्नागिरी जेल में महाराष्ट्र में उनको रखा गया। लेकिन जेल की जो उनकी जो थी, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है हारा नहीं। एक बात और आती है कि वहां अंडमान में तो जो कैदी होते थे उनके सीने पर तख्ती होती थी, ये लिखा होता था कि ये कितने साल के बाद जो है इनको रिहा किया जाएगा। तो वीर सावरकर लिखा था 1960, 50 साल की 1911 में उनको सजा हुई और उनकी रिहाई का जो है
साल था 1960। तो अंग्रेज उनको चिढ़ाते थे कि तब तक तो आप जिंदा भी रहोगे। मैं कहा मैं जिंदा भी रहूंगा, लेकिन आप सोचिए क्या आप तब तक आपका राज यहां जो है वो बना रहेगा यहां पर भारत में, हम नहीं बनने देंगे, उसको आपको हटा के छोड़ेंगे। इस प्रकार की बातें जो है उन्होंने उनको जवाब देते थे। तो जब रत्नागिरी की जेल में बाद 1924 में उनको रिहा किया गया, लेकिन उन पर जो पाबंदी थी कि आप जो है रत्नागिरी के बाहर जो है जेल के बाहर नहीं जा सकते। उसी समय खिलाफत ये जो है 1920 1922 ये जो पीरियड है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था और 1922 को खिलाफत मूवमेंट तब चल रहा था, जब गांधी जी भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे। और खिलाफत मूवमेंट जो है मुसलमानों को कंसोलिडेट करने के लिए था। उनके नेता थे जो अली ब्रदर्स कहते थे। उनका एक भाई शौकत अली रत्नागिरी की मिलने के लिए गया वीर सावरकर। वो शौकत अली वही थे, वो कहते थे इवन वर्स्ट मुस्लिम इज बेटर देन गांधी। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करते थे, उनके बारे में इस प्रकार की बातें ये अली ब्रदर्स कहते थे। और जब उन्होंने कहा और उन्होंने वीर सावरकर को मिलकर कहा कि आप जो हिंदू संगठन के वो हिंदू संगठन कर रहे थे, आप जो हिंदू से इसको बंद कर दीजिए, आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसे थ्रेटन दी। उन्होंने कहा आप खिलाफत मूवमेंट से पीछे हट जाइए, उस मुद्दे को छोड़ दे, मैं भी छोड़ दूंगा। फिर उन्होंने धमकी भी दी, उन्होंने कहा कि देखो मुझे पिस्तौल और बंदूकें हम नहीं डरा सकी, आप कौन होते डराने वाले। लेकिन वो अपना मुंह लेके वो जाना पड़ा, वो वापस गए, शौकत अली वापस गया। इसी समय की इतिहास से मुलाकात हुई डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी की 1925 में रत्नागिरी में ही। उस समय डॉक्टर साहब के मन में जिस प्रकार से था, क्योंकि डॉक्टर साहब भी जो है विभिन्न कांग्रेस के आंदोलन में भी रहे, वो क्रांतिकारी आंदोलन में भी रहे। फिर उनके मन में आया कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, परम वैभव पर लेके जाना है, भारत का रोल पूरी दुनिया में बनाना है, इस विश्व में बनाना है, तो यहाँ का जो मूल पुत्र है हिंदू, उसको संगठित करना पड़ेगा। क्योंकि उससे बहुत बुरी हालत थी उस समय, जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भी मुसलमानों को, जो मुसलमान जो है जैसे वो सर सैयद अहमद खान इस प्रकार के लोगों को प्रोत्साहित करके, और जो एक सेपरेटिस्ट जो है एक अलगाववादी मुस्लिम कम्युनलिज्म और अलगाववाद जो है सांप्रदायिकता का अलगाववाद का एक ज्वार चल रहा था। तो उस समय डॉक्टर साहब भी हिंदू संगठन, तो डॉक्टर साहब की उनसे मुलाकात हुई। वो जो चर्चा आती है, शायद डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि आइए हम हिंदू संगठन करेंगे, क्योंकि जो है विजयदशमी को जो है 1925 को ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है उनका जो स्थापना हुई। तब वीर सावरकर आता है, वीर सावरकर ने उनका देखिए ऐसा संगठन करने के लिए आदमी चाहिए, धैर्यवान चाहिए, बड़ा सहनशील चाहिए। और उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा कोई व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता। आपने विभिन्न आंदोलनों में जो है आप गए हैं, आप पूरे भारत के इतिहास को जानते हैं, भारत के इतिहास पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मैं तो एक क्रांतिकारी हूं, मेरे उस प्रकार के विचार हैं जो है, मैं शायद इस प्रकार का संगठन ना कर सकूं, लेकिन आप करिए। और इस प्रकार की प्रेरणा जो है, जो डॉक्टर साहब उनके पास गए, डॉक्टर साहब से चर्चा में इस प्रकार की बात आई। बाद में ऐसा आता है कि डॉक्टर साहब ने उनसे आशीर्वाद लिया, उनके पांव छुए और आशीर्वाद देके डॉक्टर साहब गए। और उसके बाद एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ, जो है राष्ट्रीय जो आंदोलन शुरू हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो उसकी शुरुआत हुई। उसके साथ भी वीर सावरकर ने, उनका भी सहमति और सहयोग उसके साथ था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 1937 को 1937 वीर सावरकर को यह अनुमति मिली कि आप जो है पूरे भारत में जा सकते हैं, रत्नागिरी के बाहर जा सकते हैं। और उस समय उन्होंने हिंदू महासभा का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद हिंदू संगठन के लिए, राष्ट्रवाद के लिए इस प्रकार से जो है वो पूरे देश में उन्होंने घूमना शुरू किया। 6-7 साल वो जो है वो अध्यक्ष रहे और एक जो है एक बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। इसी समय हम देखते हैं कि 1942 को क्रिप्स मिशन जहाँ पर है,
क्योंकि ये वो समय था जिस समय अंग्रेजों को लग गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो भारत का क्या हल हो सकता है? एक तरफ तो मुस्लिम लीग का जो पाकिस्तान का आंदोलन चल रहा था, दूसरी प्रकार से इस प्रकार अंग्रेज जो है अपना षड्यंत्र कर रहे थे। उस समय बात चली राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर रही थी और विभाजन की बात चल रही थी। तो वीर सावरकर ने क्रिप्स मिश्र के सामने यह रखा कि देखिए, ये भारत जो है ये सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये हमारी मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि है, ये हमारी पुण्य भूमि है। इसका विभाजन जो है हमें स्वीकार नहीं होगा। वो अखंड भारत के जो है उसके थे, जो है उसके सपोर्टर थे, उसके हक में थे। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये जो बात चल रही है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की, स्वयं निर्णय पे लोगों पर छोड़ दिया जाए, वो क्या करना चाहते हैं, इसका भी उन्होंने बड़ा कड़ा विरोध किया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला आता है 1948 में गांधी जी की हत्या होती है। नथुराम गोडसे जो अति उत्साहित जो हिंदूवादी थे, उन्होंने हत्या कर दी। इसमें वीर सावरकर का कोई दूरपार से भी रिश्ता नहीं था। तो वीर सावरकर जो थे वो जिस प्रकार का आंदोलन था, तो वो चाहते थे कि भारत के सभी लोग मिलकर इस आंदोलन के लिए लड़े। मतभेद हो सकते थे, उनके मतभेद किसी से मनभेद नहीं थे। तो वीर सावरकर को पकड़ा गया। हम देखते हैं कि उस समय कांग्रेस ने, भारत आजाद हो चुका था, कांग्रेस में जो है जवाहरलाल नेहरू का जो है उसमें उसका प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। सरदार पटेल भी बीमार थे और दूसरा उनका बहुत बड़ा रोल नहीं रह गया था। बाकी लोग भी तो नेहरू के सामने कोई बहुत बड़े इस प्रकार का उनका कद नहीं था। और गांधी जी की पूरी सपोर्ट के कारण नेहरू ने लगभग पूरे कांग्रेस के ऊपर अपना जो है प्रभुत्व जमा लिया था। तो कांग्रेस ने गांधी जी की हत्या का बहाना लेके यहां राष्ट्रवादी शक्तियों को, जिसमें वीर सावरकर थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर जो है बैन लगा दिया गया। उस समय जो है गुरु गोलवलकर, माधवराव जो गोलवलकर जो थे, सदाशिवराव गोलवलकर दूसरे सरसंचालक थे, माने सरसंचालक थे, उनको पकड़ा गया, बैन लगा दिया गया। ऐसा दमनकारी जो है उन्होंने वो चक्र उस समय चला। तो उससे लेकिन कांग्रेस जो है बाद में भी उसने कोशिश की, कांग्रेस ने, वो कभी भी जो है अपने जो है इसमें कामयाब नहीं हुए। इसमें जो है वीर सावरकर के ऊपर फिर जो है ये प्रताड़ना की, लेकिन जो कोर्ट में केस चला, चाहे वो वीर सावरकर के ऊपर चला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर चला, उस सभी कोर्ट में बिल्कुल बिना किसी साक्ष्य के, एविडेंस के, जिस प्रकार से वो किया था, उनको आधार के ऊपर जो वीर सावरकर भी छोड़ा गया। और हमें पता है कि जिस प्रकार के संघ से भी बैन हटा दिया गया और सभी स्वयंसेवकों को छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार का लंबा इतिहास रहा। और अंततः 1966 को लंबी बीमारी के बाद वीर सावरकर अपनी जो नाशवान देह है इसको छोड़ के वो परलोक सिधार गए। और जो है ऐसा महापुरुष, इस महापुरुष ने अपना सर्वस्व जीवन, फांसी लगना बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है, लेकिन तिल तिल जलना वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो वीर सावरकर जो थे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जिस प्रकार के राष्ट्रवाद, नौजवान में एक जो है देशभक्ति की भावना और प्रत्यक्ष रूप पर जो है यहाँ संगठन खड़ा करते हुए उन्होंने जो इस देश की जो है स्वतंत्रता के लिए किया है वो अनपैरेलल है। ऐसे वीर सेनानी, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को मैं अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने आज हमारे यूथ को एक ऐसे महापुरुष और क्रांतिकारी वीर सावरकर के बारे में, उनके इतिहास सबको बताया। मैं समझूंगा कि हमारा यूथ सुनेगा और इसके ऊपर अमल भी करेगा और शोध भी करेगा और उनके कर कमलों द्वारा जो निर्णय लिए हुए हैं उस रास्ते पर चलने का प्रयास भी करेंगे।
देखते रहिए। अगले हफ्ते और किसी शख्सियत को किसी और नेता द्वारा दर्शाया जाएगा। आप सबका धन्यवाद।